बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस पर बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री आप डिक्टेट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, composition and structure of a matter. Chemistry also deals with the changes involved in the matter. यानी केमिस्ट्री में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज को, मैटर की कंपोजिशन को, ठीक है। फिर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, और हम आया केमिस्ट्री में जो चेंजेस होती हैं, सही है, आया मैटर किस तरीके से अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होता है, इसको हम स्टडी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं किस चीज की? वाटर की। किसकी एग्जाम्पल है? वाटर। अब वाटर हमारे पास क्या है? मैटर की जो लिक्विड स्टेट है, ठीक है, उस फॉर्म में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर हम देखते हैं तो वाटर की क्या क्या खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? प्रॉपर्टीज वाटर की ये हैं, वाटर आपके पास कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। वाटर की हम बात करते हैं, कंपोजिशन क्या है? तो ये एक हमारे पास कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन फिक्स प्रोपोर्शन बाय कंपोजिशन ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास एंगुलर और बेंट होता है, जिसको हम जैसे जैसे आगे तफसील में जाते हैं तो वहां स्टडी करते हैं। असल में हम मैटर को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? मैटर को। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? आप लोग जानते हैं कि मैटर क्या है? एवरीथिंग, हर वो चीज, सही है, जो वजन रखे और जगह घेरे, which occupy space and mass। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। यानी स्टूडेंट्स, इस कायनात में अल्लाह ताला ने हर चीज जो बनाई है, ठीक है, जो कमियत है, मास है, ठीक है, वो मैटर कहलाता है। वो वजन भी रखता है और जगह भी घेरता है। वजन रखने और जगह घेरने के लिहाज से मैटर हमारे पास 5 स्टेट्स में हम इसको स्टडी करते हैं, पढ़ा जाता है। सबसे पहले हमारे पास मैटर की फर्स्ट स्टेट होती है सॉलिड, ठीक है, सेकंड स्टेट होती है लिक्विड, थर्ड स्टेट होती है गैस, फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर होती है प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट ऑफ अ मैटर होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट मैटर की कौन सी स्टेट होती है? मैं थोड़ा सा, आप पहले पढ़ चुके हैं काफी दफा, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, हल्का फुल्का समझा देता हूं। तो सॉलिड हमारे पास मैटर की वो स्टेट है जिसमें जो उसके जर्रात होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। Solid is that state of a matter in which particles, atoms, molecules, ions are held together by strong force of attraction। उनके particles strong force of attraction से जुड़ने की वजह से क्या होता है कि वो particular shape भी बनाते हैं और particular volume भी बनाते हैं। यानी इन solid state में matter अपनी खास शक्ल भी रखता है और खास वॉल्यूम यानी हुजूम भी रखता है। लिक्विड हमारे पास मैटर की वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम होने की वजह से इनके पार्टिकल्स के दरमियान में थोड़ा थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मौजूद होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर ओवररोल करते हैं, इसी वजह से इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, सॉरी, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। जैसे आप 2 लीटर दूध थैली में डालें
तो थैली की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। देगची में डालेंगे तो 2 लीटर ही होगा, ठीक है, लेकिन उसका आपके पास शेप फिक्स नहीं है, जिस बर्तन में डालेंगे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। गैसेस मैटर की वो स्टेट होती हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिन छोटे छोटे जर्रात से गैसेस मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो बहुत दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है, ना होने के बराबर कह लें जैसे। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होने की वजह से उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, इसी वजह से वो कोई शेप नहीं बना पाते, ना उनकी कोई फिक्स शेप होती है, ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। फिर फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर हमारे पास क्या कहलाती है? प्लाज्मा स्टेट ऑफ अ मैटर, यानी गैसियस स्टेट को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करो तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ अ मैटर होता है, ठीक है, जिसमें एटम पार्टिकल्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको सही है उनके लास्ट वैलेंस शेल से रिमूव किया जाए। जो स्टेट ऑफ अ मैटर अब होती है, मैटर इस कंडीशन में हाई थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ अ मैटर कहलाती है। प्लाज्मा स्टेट ऑफ अ मैटर के आजकल बहुत ज्यादा यूजेस हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, नियॉन साइन बोर्ड्स में इनको इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर टेलीविजन स्क्रीन में आप इनके जो है यहाँ पर इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, वहां इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेट ऑफ अ मैटर को, जो हमारे पास कहलाती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ अ मैटर। तो ये मैटर की वो स्टेट है जिसके अंदर हम टेम्परेचर को बहुत डाउन कर दें, इसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसमें टेम्परेचर बहुत डाउन कर दें, इतना कम कर दें कि गैसेस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इतना डाउन कर दें कि टेम्परेचर डाउन करते हुए हम उनको 0 एब्सोल्यूट और 0 केल्विन टेम्परेचर पर ले आए, यानी जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनमें जितनी तरह की भी एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपके पास वाइब्रेशनल, रोटेशनल, जिस तरह की भी मूवमेंट करते हैं वो सारी सीज हो जाए, वो 0 एब्सोल्यूट और 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो मैटर अपना बिहेवियर रखता है उसको हम स्टडी करते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ अ मैटर। अब बेटा हम बात कर लेते हैं मैटर के बेसिक यूनिट के ऊपर। मैटर का बेसिक यूनिट क्या है? मैटर का जब भी किसी मैटर के बिहेवियर को, स्ट्रक्चर को और उसकी कंपोजिशन को समझेंगे तो उसके फंडामेंटल यूनिट पे चले जाते हैं। तो मैटर का सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स जो यूनिट है, जो मैटर की बुनियाद है, मतलब हर एक चीज सही है मैटर में हम कह लें कि वो सबसे छोटा पार्टिकल, छोटा जर्रा जिससे हर एक मैटर, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ अ मैटर है, उससे मिलकर बना है, वो हमारे पास कहलाता है एटम। क्या कहलाता है? एटम। डेफिनेशन ऑफ एटम लिखें, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of a matter which can take part in a chemical reaction। अब ये बात कहना लाजमी है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर जो विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एटम से भी छोटे जर्रात डिस्कवर हो चुके हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस वजह से एक डेफिनेशन ये भी होती है, एटम को हम कहते हैं एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसके जो डिफरेंट आपके पास पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, जिनको हम एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है। तो जो बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि 3 हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, वो कौन कौन से हैं, जरा सा आज उनको भी इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम में पाया जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन।
सेकंड जो पार्टिकल एटम में पाया जाता है वो हमारे पास कहलाता है प्रोटॉन, और थर्ड हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में पाया जाता है, ये हमारे पास कहलाता है न्यूट्रॉन। इसके अलावा मजीद और भी पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिट्रॉन होता है और न्यूट्रिनो होता है, डिफरेंट और मजीद पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन नो चार्ज। आप जरा सा मास की बात कर लेते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और इसके ऊपर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है +1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक प्रोटॉन के मास से 1836 गुना कम होता है। यानी आप बात कर लें कि एक प्रोटॉन का मास हमारे पास होता है कितना, 1.67 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। इसको आप डिवाइड कर दें 1836 से, तो अप्रोक्सीमेट जो मास आपके पास आता है वो होता है कितना, 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है, ये मैंने यहां लिख देता हूं, 1.67 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। और इसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इतना ही होता है, इसके करीब करीब, और इसकी वैल्यू होती है 1.76 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। तो इन हमारे पास ग्राम में ये आपके पास मासेस बहुत कम होते हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब थोड़ी देर में जब मैं एटॉमिक मास को डिस्कस करूंगा तो वहां पर आपको इसके हवाले से समझा दूंगा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में कितना होता है, जरा सा ये वैल्यू लिख लीजिएगा, 5.485 एक्सपोनेंट -4 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरीके से इसकी वैल्यू होती है 1.007 AMU, और इसकी वैल्यू होती है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारे पास डिफरेंट एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात कर लेते हैं किसी भी मैटर के एटम की आइडेंटिटी की, कि आपके पास वो एक जैसे एटमों से मिलकर बने हुए हैं या डिफरेंट एटमों से मिलकर बने हुए हैं। एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए हैं तो हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ एटम्स। उसको जो कलेक्शन ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एलिमेंट्स, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं कंपाउंड। और किसी भी एटम की आइडेंटिटी के लिए कुछ मजीद बेसिक डेफिनेशंस वो और होती हैं जो इन पार्टिकल्स को देखकर बनाई जाती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम एलिमेंट को समझेंगे। फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन है जो हमारे पास कहलाती है एटॉमिक नंबर। क्या डेफिनेशन कहलाती है बच्चों? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखिए आप लोग। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या कहलाता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic number। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में मौजूद उसके प्रोटॉन्स की तादाद क्या कहलाती है आपके पास? एटॉमिक नंबर। या आप कह लो किसी भी एटम में मौजूद
उसके न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, ये भी आपके पास एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह लें कि हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। कार्बन, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। यानी ये एटम का आइडेंटिटी नंबर भी एक तरीके से कहलाता है, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट में एक जैसे एटम होते हैं और एक जैसे एटमों को पहचान की जाती है किससे, उसके एटॉमिक नंबर से। तो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन पर आ जाते हैं जो हमारे पास कहलाती है मास नंबर। क्या कहलाती है बच्चों? मास नंबर। मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। मास नंबर का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियन नंबर। मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ the number of protons and nucleons is called mass number। किससे डोनेट करते हैं? मास नंबर को डिनोटेड बाय ए। मास नंबर होता क्या है? मास नंबर होता है एटम में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, इसमें आपके पास इसका मास नंबर होता है 16। इसका मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 16 और न्यूट्रॉन्स भी, प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं बच्चों? 8 कहलाते हैं। ये इसका मास नंबर कहलाता है। अब बात कर लेते हैं किसकी? एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? मैंने पहले कहा कि एलिमेंट हमारे पास कलेक्शन ऑफ एटम है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लें। एन एलिमेंट इज अ प्योर substance which can not be split up into other simpler substance by an ordinary physical or chemical process। फिर एलिमेंट are the purest form of a substance in which all the atoms having same atomic number। तो बेटा जैसे मैंने पहले आपको समझाया कि भाई एलिमेंट हमारे पास क्या होती है? मैटर की प्योर स्टेट, प्योर फॉर्म, जो मजीद और सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट अप नहीं टूट सकती, वो मैटर की सबसे प्योर स्टेट होती है। तो हमने डिस्कस किए हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। हमारे पास जो है तकरीबन 118 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास उसमें मौजूद हैं। तो हमारे पास जो 92 एलिमेंट्स हैं ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, बाकी जो है हमारे पास आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो हम लोग इनको क्या कहते हैं, इनकी पहचान क्या है कि एलिमेंट्स को पहले कहा जाता था कि भाई जो है उनका एटॉमिक मास जो है उससे आप उनकी आइडेंटिटी कर लें या मास नंबर से कर लें। फिर हमने देखा कि भाई एलिमेंट्स में भी जो उनका मास नंबर अगर लिया जाए तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं उनके न्यूट्रॉन्स में फर्क होता है, जो इसको हम आइसोटोप कहते हैं। तो उसकी केमिकल आइडेंटिटी बना दी एटॉमिक नंबर, यानी उसके प्रोटॉन्स की तादाद
या उसके न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम कहना लाजमी है क्योंकि एटम जब न्यूट्रल होता है तो उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो वो आइंस बन जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस वो एक अलग चीज है। तो हम न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट की पहचान क्या है, कैसे देखते हैं, उसके एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे दें कि किसी भी एलिमेंट को उसके जो है ना हम क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं, जरा सा ये हम देख लेते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कैसे होती है कि आप किसी भी एलिमेंट को एक्स से लिखें, नीचे लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है उसका मास नंबर। और इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी देख ले, जैसे ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर कितना है 16। नाइट्रोजन को देख लें, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर कितना होता है 14। इसी तरीके से सल्फर है, एटॉमिक नंबर होता है 16 और मास नंबर होता है 32। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरीके से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकालती हैं, उसको जरा सा बुक में देख लीजिएगा। और अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे वो पूछ भी सकते हैं। अगली डेफिनेशन पर आ जाते हैं, बेसिक मेन डेफिनेशन जो हमारे पास कहलाती है एटॉमिक मास। देखिए ऊपर हमने लिखा मास नंबर, यहां हमने लिखा एटॉमिक मास। मास नंबर और एटॉमिक मास में ये फर्क है, ये हमारे पास तादाद कहलाती है। मास नंबर क्या होता है, तादाद। किसकी तादाद, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। और एटॉमिक मास क्या है, पुरानी जो ओल्ड डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है इसकी जो ओल्ड डेफिनेशन है वो कहलाती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। क्या कहलाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, उसका अप्रोक्सीमेटली जो मास हमने देखा वो हमने देखा 1.6 एक्सपोनेंट -24 ग्राम, यानी ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो साइंसदानों ने कहा कि इतने कम मास को आपके पास कोई, हमारे पास ऐसा वेइंग बैलेंस नहीं है जिससे अप्रोक्सीमेटली इतने आपके पास कम मास को मेजर किया जाए। तो साइंसदानों ने एक फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जिससे इतने कम मास को उस स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू से क्या किया जाता है, कंपैरिजन करवाया जाता है। तो अब जो आपके पास न्यू डेफिनेशन आपके पास आई, जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाकर डेफिनेशन बनाई गई, वो हमारे पास जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन है वो ये है, जो पहले आप लिख लें फिर मैं ये समझाता हूं। द रिलेटिव atomic mass, the relative atomic mass is the mass of an atom of that element compared to the mass of an atom of carbon taken as 12, कार्बन 12 और 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। यानी आपने स्टैंडर्ड बनाया किसके साथ, कार्बन के एटम के 12वें हिस्से से आपने बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को क्या करवाया बच्चों, कंपैरिजन करवाया। कैसे, जरा सा ये देख लेते हैं। आप कुछ इस तरीके से कंपैरिजन करवाया। आपने कहा कि भाई स्टैंडर्ड बनाओ कार्बन को, किसको बनाओ, कार्बन को। तो कार्बन को स्टैंडर्ड बना के उसका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, उसको लिया गया, ठीक है। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। और कोई भी एलिमेंट जिसमें आपके पास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर
आप उसके मास ले लो तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद जो होती है वो कहलाती है उसके एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। किसके बराबर होती है? मतलब ये एक लार्ज नंबर होता है और वो जो एवोगाड्रोस नंबर होता है उसको n से जाहिर करते हैं, उसकी वैल्यू होती है किसकी, कितने के बराबर? 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर। अगर हम 1 एटम ऑफ कार्बन का मास निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? जितनी तादाद 12 ग्राम में मौजूद है इसको डिवाइड कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारे पास एक एटम का मास आ जाएगा कितने के बराबर? 1.99 एक्सपोनेंट -23 ग्राम। ये एक एटम के कार्बन का मास है, लेकिन एटॉमिक मास हमारे पास एक एटम के मास के बराबर नहीं है। इस एटम के 12 हिस्से कर दें, 1/12 ऑफ दी कार्बन एटम, इतना कर दें, इसका 12वां हिस्सा यानी 1.99 एक्सपोनेंट -23 ग्राम, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास इसका मास आ जाएगा कितना? 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम, जो कि हमारे पास किसके बराबर है? 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। तो आपने देखा कि एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास हमारे पास कहलाता है, असल में ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू से एक एलिमेंट के एटॉमिक मास से कंपैरिजन करवा के निकालते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है आगे आने वाली क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव खास तौर पे जो कैलकुलेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फिर स्टोइचियोमेट्री है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसमें हमारे पास हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो सके, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन मासेस को कंपैरिजन करवाते हैं कार्बन के एटॉमिक मास के 12वें हिस्से से, जिसको मैंने आपके सामने अभी प्रूफ भी कर दिया। अच्छा, तो बेटा ये देखिए मैंने कुछ एलिमेंट्स के नेम्स, उनके सिंबल्स और जो है वो लिखे हैं, साथ में उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास की तादाद आपके लिए लिखी है। तो मजीद हमने जैसे डिस्कस किया कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कुछ बेसिक एलिमेंट हमने दिए ताकि हमारे आगे की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकें, जहां मैं आपको आपके पास मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और इसी तरीके से मोलर मास जो नेक्स्ट आने वाली क्लास है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। जरा सा ये देख लीजिए, देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मास नंबर और एटॉमिक मास में कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, सिर्फ ये हमारे पास क्या कहलाती है? तादाद कहलाती है, और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एटॉमिक मासेस कहलाते हैं, जिनकी वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन ये हमारे पास कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते क्योंकि तादाद हमारे पास कंप्लीट होती है। तो आज हम बेसिक लेक्चर्स को हमारे यहीं पर वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम मजीद आगे इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।